एक कोई भी टेंस दे देगा, बोलेगा उसको इस टेंस में बदल दीजिए, ये भी हो जाता है कई बार एक नॉर्मल सेंटेंस आपको अफर्मेटिव आ सकता है, बोलेगा कि इसको नेगेटिव बनाइए, इंटरोगेटिव बनाइए या अफर्मेटिव बनाइए, तो थोड़ा सा 2 मिनट उसका समझ लो, क्योंकि उसमें दिक्कत करने वाले सब लोग। तो कितनी सारी हेल्प वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड और विल, शैल और डू, डज, ठीक है। तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है, देखो जैसे एक आपने करे थे आइदर और, एक करे हो नाइदर नॉर, एक करे हो नो सूनर से एज सून एज, एक करे हो इफ से अनलेस, तीनों चारों जगह ये कुछ चीजें प्रॉब्लम करेंगी। कैसे प्रॉब्लम करेगी, इनके साथ नॉट आया, सबके साथ नॉट आया, नॉट नॉट ऐसा करते हैं, नॉट ये सबके साथ आया नॉट, इस पे तीनों में भी आया नॉट नॉट। जब इनको हटाने की बारी आती है तो क्या करना है, एक चीज ध्यान रखो, मान लो डू नॉट आया, नाइदर नॉट पे आया, ठीक है, एज सून एज के साथ तो आता ही है ना, या इफ अनलेस में आया एक नॉट, तो जब आप इज आया, एम आया, आर, ये सारी चीजें, तो इस पे आपको सिर्फ और सिर्फ नॉट को हटाना है। जब भी हटाओगे एज सून एज के बाद, नाइदर नॉर में, इफ के साथ अनलेस में, सारी चीज में। लेकिन जब ये डू नॉट और डज नॉट, जैसे इस पे भी आया नॉट, ये आया नॉट, सेल में भी आया नॉट, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, तो ये पूरा हटता है। बस ये बताना चाह रहा था मैं आपको। क्या बात समझ में आई मेरी? मान एक एग्जांपल आया इज नॉट और डू नॉट। इज नॉट आया तो आपको नॉट तो हटाना ही है, क्योंकि वहां पर आपको इफ की जगह अनलेस लगाना है, आपको एज सून एज को हटा के नो सूनर लगाना है, आपको नाइदर नॉट लगाना है, तो नॉट तो हटाना ही है। तो जैसे ही इज नॉट आया तो आपको सिर्फ नॉट हटाना है, इसको नहीं हटाना है। इज नहीं हटेगा, इज एम कुछ नहीं हटता। लेकिन ये तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसी है, डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, ये पूरी हट जाएगी। ये बात उस समय शायद छूट गई थी, इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो एग्जांपल में आया, जैसे इफ की जगह अनलेस लगाना आपको, तो डज नॉट आया, तो ये नहीं कि सिर्फ नॉट लगा दिया और डज को छोड़ दिए, डज नॉट पूरा हटेगा, डू नॉट पूरा हटेगा, डिड नॉट पूरा हटेगा। लेकिन इसके अलावा, इन तीनों के अलावा सारे कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मान लो विल नॉट आया, तो नॉट तो हटेगा ही, लेकिन विल नहीं हटेगा, शैल नहीं हटेगा, इज एम आर वाज वर हैज हैड कुछ नहीं हटेगा। ये बात क्लियर है कि नहीं? yes, तो जहां पर भी नॉट हटाने को आया, चाहे टेंस में, वॉइस में, या डू एज डायरेक्टेड में, किसी भी ब्लैंक्स में, कुछ भी आपको पता है कि हाँ नॉट हटने वाली बात है, तो जब भी नॉट हटने वाली बात आएगी तो इसको याद रख पाओगे? क्या क्या? डू नॉट नहीं, डू नॉट पूरा हटेगा, डज नॉट पूरा हटेगा, डिड नॉट पूरा हटेगा, बाकी सारी चीजें में सिर्फ नॉट हटेगा, बाकी चीजें रहेंगी। भाई हैड नॉट आ गया तो नॉट हटाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हैड जैसा का वैसा रहेगा। वॉज नॉट आ गया, वॉज जैसा का वैसा रहेगा, नॉट बिल्कुल हटाइए। लेकिन अगर डिड नॉट आया तो पूरा हटेगा, डज नॉट पूरा हटेगा, डू नॉट पूरा हटेगा। ये फाइनल है, तो इसलिए इसको मैंने इस पे लिख दिया कि डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा। ठीक, इतना चीज क्लियर है? अगली बात, अब ये डू नॉट आया, मान लो आपने इसको हटा दिए, देयर इज नो चेंज, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। डू नॉट जब रिमूव होगा तो कोई चेंजेस नहीं होता, उस सेंटेंस में एज इट इज रहेगा। लेकिन डू नॉट की जगह डज नॉट हो गया तो फिर चेंज होता है। क्या चेंज हो सकता है? जो वर्ब आएगी उसके साथ में, डज नॉट तो आपने हटा दी, उस वर्ब के साथ में आपको लगाना है एस या ईएस जो भी बनता है। ठीक है, डू नॉट को हटाने पे आपके सेंटेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म या जो भी है वो एज इट इज रहेगी, कोई चेंजेस नहीं करना है। लेकिन डज नॉट जैसे आया तो डज नॉट को रिमूव कीजिए और ऐसे। ठीक, सेम कंडीशन डिड के साथ है, डिड नॉट आया, डिड नॉट भी पूरा हटा। जैसे ही डिड नॉट पूरा हटा तो यहां पर डिड के साथ हमेशा क्या पाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो जैसे डिड नॉट आप हटाएंगे तो ये फर्स्ट फॉर्म नहीं चलेगी, आपको क्या लगाना है? सेकंड फॉर्म। ये फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी सेकंड फॉर्म। बस इतना ध्यान रखना। तो ये इफ अनलेस में भी यही काम आने वाला है, नो सूनर में भी यही काम आने वाला है, टेंस को बदलते समय भी यही काम आने वाला है, नाइदर नॉर में भी यही काम आने वाला है। ठीक है, बाकी सब जैसे की वैसे रहेंगे, तीन चीजों को ध्यान देंगे। बताओ, डू नॉट में क्या करना है? पूरा हटाना है, नो चेंजेस, डू नॉट को हटा देना है। डज नॉट में
एस लगाना है। डिड नॉट में डिड नॉट में भी पूरा हटाना है, लेकिन वो जो वर्ब होगी वो फर्स्ट से सेकंड। पक्का? यस सर। ठीक है, तो ये सारी ग्रामर में इसको ध्यान रखिएगा। चलिए काय पे जाते हैं, कल जहां से छोड़े थे। फॉर्मल हुआ था, इनफॉर्मल पे जाते हैं। ठीक है, क्या था इनफॉर्मल का मतलब? जिसमें कोई फॉर्मेलिटीज ना हो वो इनफॉर्मल हो गया, और जिसमें फॉर्मेलिटीज होती है वो फॉर्मल होता है। सीधा सीधा मतलब है भाई। हम एसडीएम साहब के कार्यालय में जाएंगे तो फॉर्मेलिटीज होगी, पूछ के जाएंगे, पूछ के बात करेंगे, लेटर लिखेंगे तो नियम से लिखेंगे। लेकिन वही आप अपने कजिन को, अपने मामा को, अपने चाचा को, किसी को लेटर लिखोगे तो कोई फॉर्मेलिटीज होती है क्या? जैसी आपकी इच्छा वैसे लिखोगे, वहां पर कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है। तो जहां पर फॉर्मेलिटीज का को फॉलो करना है तो वहां फॉर्मल लेटर, जहां फॉलो नहीं करना है तो इनफॉर्मल लेटर, है ना। जैसे हमने पोस्ट मास्टर वाला देखे, कलेक्टर वाला देखे, प्रिंसिपल वाला, टीचर वाला, या एनी ऑफिशियल, है ना। तो पहले के समय में 4-5 साल पहले क्या आती थी? एन एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन हटा दिया उसने, दोनों चीजों को काय में कन्वर्ट कर दिया उसने? लेटर। फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। तो बदला कुछ नहीं है, सिर्फ नाम बदला है। वो जो फॉर्मल लेटर है वो एप्लीकेशन बन गए। पहले जो एप्लीकेशन आती थी आज ही वही है, फर्क कुछ नहीं आया। लेकिन उसको एप्लीकेशन ना बोल के क्या बोलने लगे वो लोग? फॉर्मल लेटर। और जो पहले सिर्फ लेटर चलता था वो इनफॉर्मल हो गया। फर्क तो नहीं आया, पैटर्न तो वही है। लेकिन फॉर्मल लेटर का एक पैटर्न होता है, एक सिंगल लाइन पे हम चलेंगे और उसके नीचे ही सारे आएंगे, टू, द, सब्जेक्ट, रिस्पेक्टेड, और फिर हमारा पैराग्राफ स्टार्ट। ठीक है, कल वो फॉर्मेट देखे थे ना। फॉर्मेट कोई चेंज नहीं करना, फॉर्मेट में कम से कम 4 में से 1.5 नंबर रहेंगे आपके। ठीक है, फिर बाकी थ्योरी के। चलिए ठीक है, इनफॉर्मल पे जाइए। तो इनफॉर्मल में अपन 1 या 2 देख लेते हैं, क्योंकि बीच की 2 लाइन हमको चेंज करना, बाकी सब सेम आनी है। चलिए, तो कैसे लेटर आते हैं इनफॉर्मल में? फ्रेंड्स को लेटर लिखने को आएंगे, आपको अपने रिलेटिव्स के लिए आएंगे, किसी को बधाई देने के लिए आते हैं कि एग्जाम में आपने बहुत अच्छा स्कोर किया, उसके लिए आ सकते हैं। एंगेजमेंट है, मैरिज है, बर्थडे सेलिब्रेशन है, या समर वेकेशन में कहीं घूमने का प्लान है ना, ये सब लेटर होते हैं। तो कोई फॉर्मेलिटीज नहीं कर रही है। देखिए स्टार्टिंग में जो हम करेंगे, अभी आप हिंदी पढ़ा रहे थे सर, लेटर देखिए आपने, जो उसमें लिख रहे थे हिंदी में शुरुआत में वही लिखना है, लेकिन इसको इंग्लिश में लिखना है ना। बीच का मैटर हम बदलते जाएंगे कि किस विषय पे हम इनफॉर्मल लेटर बना रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या मान लेते हैं? पहला कि किसी को इनवाइट करने वाला एक जरूर आता है, वो चाहे मैरिज ले ले या फिर अपना एंगेजमेंट ले ले या कोई और दूसरा फंक्शन है। ठीक, तो एक शॉर्ट में डाल लो, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं लिखा रहा हूँ, शॉर्ट में हेडिंग डालो, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड write a letter to your friend to invite on your younger brother's birthday। मतलब हम अपने फ्रेंड को एक लेटर लिख रहे हैं कि अब रीजन कुछ तो देना पड़ेगा, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो वो रीजन हर बार चेंज करते रहेंगे, कभी शादी का, कभी एंगेजमेंट का, कभी बर्थडे का, कभी सालगिरह का, या कभी कुछ अदर फंक्शंस का। तो हमने यहाँ पर ले लिए कि छोटे भाई का बर्थडे है, उसके लिए आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें पैटर्न जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन फिर मान के तो चलते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आएगा एड्रेस। तो आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है कि कुछ भी एड्रेस डाल रहे हैं। क्वेश्चन जो आएगा उस क्वेश्चन में प्रॉपर एड्रेस रहेगा, प्रॉपर पर्सन का नाम रहेगा, क्या नाम लिखना है, क्या एड्रेस है ना। तो आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है, जो एड्रेस आपको क्वेश्चन में जो बताया जाएगा वही एड्रेस डालना है।
ठीक है, ये आपका काम नहीं है कि आप मर्जी से कोई एड्रेस डालो, एड्रेस वहां आपको मिलेगा। चलिए जैसे इसी के हिसाब से चलें तो सबसे पहले अपन एड्रेस डाल दें। ये मैंने डाल दिया 4 बालाजी रोड, इंदौर, MP। ये एड्रेस जो वो बताएगा किस डेट पे हम लिख रहे हैं लेटर, 13 अप्रैल 2023, डियर, जो भी उसका नाम है, ठीक है। एक सीरीज में रहेगा ये भी, कल हमने करे थे फॉर्मल लेटर पे वैसा, तो इसको एक बार याद रख लो। हालांकि इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं कि आप आगे लिख देंगे तो दिक्कत है, चल जाएगा, लेकिन याद रख लो कि हमको ऐसे ही रखना है, ठीक है। ये एड्रेस हो गया, तो ये एड्रेस आपको कहीं याद करके नहीं जाना है, ये एड्रेस आपको क्वेश्चन में मिलने वाला है, ठीक। चलिए सबसे पहले जब हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं, किसी को लिखते हैं तो क्या बताते हैं, पहले नमस्कार करते हैं कि मैं यहाँ अच्छा हूँ और घर में भी सभी अच्छे हैं और आशा करता हूँ कि आपके परिवार में भी सारे लोग अच्छे होंगे, ऐसे लिखते हैं कि नहीं हम लोग। तो वही चीजें लिखनी है, जैसे आप हिंदी में लिखते हैं वही चीजें इंग्लिश में आ जाएंगी आपकी। तो अपन 2-3 लाइन ऐसी बना लेते हैं कि सारे इनफॉर्मल लेटर में एक जैसे चले, ताकि आपको बार बार ना बदलना पड़े। विषय हम लास्ट में बदल लेंगे जाके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई एम क्वाइट वेल हेयर, मैं यहाँ पर बहुत अच्छा हूं। बहुत सिंपल लैंग्वेज हम लिखेंगे ताकि आपको कोई भी बनाने में दिक्कत ना हो। आई एम, एक मैं आइडिया दे रहा हूं आपको, फिर से बोल दे रहा हूं, जिसको पहले से याद है बहुत अच्छा है, जिसको नहीं है तो अभी काम बन जाएगा। आई एम क्वाइट, क्वाइट यानी काफी, QUITE, वेल, WELL, आई एम क्वाइट वेल हेयर, HERE। And I hope you all, मतलब आप सब लोग जिसको लिख रहे हैं, you all will be, and I hope you all will be happy there। इतने लाइन का मतलब समझो, क्या बात बताया गया, क्या समझाया गया बताओ। इतना जो लिखे आपने, इसका मतलब कुछ समझ में आया। आई एम क्वाइट हैप्पी, मतलब क्वाइट का तो काफी, मैं काफी खुश हूँ। और आई होप, मैं आशा करता हूँ, आशा करती हूँ कि आप और जो भी आप लोग, आपके घर परिवार वाले, ऑल बोल दिए ना, मतलब जिस बंदे को लिख रहे हैं उसके घर में और भी लोग रहते हैं, कि आप और आपके घर में भी सारे लोग अच्छे हो। ये तो सभी लेटर में लिखना हमको भाई, आप किसी को भी लिखे इनफॉर्मल में, ये सबके लिखना ना, इसके लिए चेंज नहीं करना। तो ये लाइन ऐसी याद कर लो कि ये सारे जो भी, अगर आप इनफॉर्मल बना के आते हो तो सब में ये लिखना है, चेंज करने का कोई मामला नहीं है इस पे। फिर इसके बाद भी अभी हम 1-1.5 लाइन ऐसी लिखेंगे जो सब में चलेगी। अभी हम नहीं बदल रहे, अभी कॉमन चल रहा है सारे लेटर के लिए, ठीक। अभी क्या बताया आपने कि मैं यहाँ अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले भी अच्छे होंगे, फिर स्टॉप। चलिए, आई हैव received, I have RECEI, इस पे RECEIVED, I have received your kind letter, I have received your kind letter। मतलब अब काइंड का मतलब होता है दया, अब यहाँ दया वाला लेटर कैसे, मतलब मुझे आपका प्यारा पत्र प्राप्त हुआ या आपका स्नेह वाला पत्र प्राप्त हुआ, स्नेह वाली बात हो रही, ठीक है। ये सब में लिखना है, कोई भी आ जाए, हमको इनफॉर्मल में सारी बातें डालना है, ताकि हम आधा तो हम इसी में भर देते हैं, ठीक है। आई हैव रिसीव्ड योर काइंड लेटर एंड केम टू नो, एंड केम, CAME, केम टू नो, पता चला भाई, लेटर आया तो पढ़ के पता चला। एंड केम टू नो एवरीथिंग इज फाइन देयर, ये मैं अपने हिसाब से लिखा रहा हूं,
एवरीथिंग इज फाइन देयर, कि वहां सब कुछ ठीक है। इज फाइन, FINE, फाइन देयर, ठीक। तो कोई भी इनफॉर्मल बनाएगा ये सब में लिखना आग बंद करके, ये एड्रेस वहां मिल गया और ये सब में लिख डालना, ठीक। अब विषय वस्तु पर चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब यहां से अपन थोड़ा सा एक डेढ़ लाइन सबकी अलग अलग आएगी। तो अभी हम काय के लिए लिख रहे हैं, क्या हेडिंग के डाल, फ्रेंड को इनवाइट कर रहा है काय के लिए, बर्थडे के लिए, छोटे भाई का बर्थडे उसके लिए, ठीक। अब यहां से वैसे हम लोग बदल रहे हैं, जो सबके लिए अलग अलग बदल जाएगा, ठीक है। और बल्कि थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा, क्योंकि लेटर में कम से 5-6 लाइन दिखाना पड़ता है ना। आई हैव अ गुड न्यूज, मेरे पास एक अच्छी खबर है। ये लाइन में बहुत सिंपल है, आई हैव अ गुड न्यूज दैट वी आर सेलिब्रेटिंग, यहां से बदलते जाएगा, अब यहां सबका बदल जाएगा वी आर से ना, वी आर सेलिब्रेटिंग, वी कौन बोल रहा है, जो पत्र लिख रहा है उसका परिवार, क्योंकि वो एक व्यक्ति थोड़ी मना रहा होगा बर्थडे, सारे लोग घर वाले मिलकर मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग, CELEBRATING, माई, माई को बोल रहा हूँ तो अपना बता रहा कि क्या रिश्ता जिसका मना रहे हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग माई यंगर ब्रदर्स बर्थडे, यंगर ब्रदर्स, ब्रदर में एस लगा लेना। देखो जब भी क्या होता है, ये जो बनाते हैं यहाँ देखो BROTHER, ये ब्रदर, लेकिन हम अपने भाई का, वो जो का के की बनाते हैं ना, ब्रदर लिखे एपिस्ट्रोफी लगा के एस, इसका मतलब हो जाता है भाई का, इसको क्या पढ़ते हैं का, और यहाँ पर एस लगाते हैं। तो जब भी का के की बनाना है, जैसे तुम्हारा नाम राहुल, तुम्हें लिखना राहुल्स, तो ढेर सारे राहुल नहीं, देखो एक ये राहुल लिखा है ऐसा करके, और एक राहुल लिखा राहुल्स, ढेर सारे राहुल, ढेर सारे राहुल कैसे हो जाएंगे। अगर आपने एपिस्ट्रोफी नहीं लगा एस लगा दी तो ढेर सारे राहुल हो गए, और एपिस्ट्रोफी लगा के एस लगाया तो हो गया राहुल का, है ना। ये ऐसे ब्रदर का, माय यंगर ब्रदर्स बर्थडे ऑन, डेट ही बता दो। तो इसका भी ध्यान देंगे, उस पर जो कार्यक्रम आपको दे रहा है वो इनफॉर्मल लेटर लिखने के लिए कि भाई एंगेजमेंट है, एनिवर्सरी किस डेट को है, अगर उसने डेट दे दिया तो वही डेट देना। वैसे तो डेट मेरे ख्याल से नहीं देगा वो, अगर डेट नहीं दे रहा फिर अपन मन से डेट देंगे, तो क्वेश्चन में डेट देख लेना कहीं दिया ना हो, है ना। ऑन, अब जैसे पेपर आप कब देंगे, मार्च में, तो अपन कब बर्थडे मनाते हैं, अप्रैल में मनाते हैं, ठीक है। ऑन 10 अप्रैल 2023, ऑन क्या हो गया भाई, आपने लिख रहे हैं ऑन 10 में टीएस लगा, 10 अप्रैल 2023, हमारा यहां तक काम हो गया। ये हमने विषय बता दिए, ये जो विषय बताए ये सब विषय सारे अलग अलग होंगे, तो उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। अब नीचे फिर 2 लाइन लिखना, वो सबके लिए एक जैसी रहेंगी, ऊपर के 3-3.5 लाइन और नीचे की 2 लाइन, सभी इनफॉर्मल लेटर हम एक जैसी रखते हैं, क्योंकि लिख के तो एक ही आना है, वो भी नहीं बोल सकते सब में एक जैसा लिखा, क्योंकि लिख के तो एक ही आना है, ठीक है। तो स्टॉप। अब पैराग्राफ चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो, या फिर नीचे लाइन से लिख सकते हो, मतलब इसमें दिया है कि पैराग्राफ इसमें चेंज हो सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई फॉर्मेलिटी तो है नहीं है इसमें। चलिए, तो यू विल हैव, देखो कल बताया था ना, विल हैव टू होगा पड़ेगा, होगा पड़ेगा, बार बार आता है। यू विल हैव टू कम बिफोर 2 days, मन से बताती है कि भाई हम लिख रहे हैं कि आपको 2 दिन पहले आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम बिफोर 2 days। Then we will make fun, फिर हम enjoy करेंगे, then we will make fun। Please fix the date and inform me,
प्लीज फिक्स द डेट, प्लीज फिक्स द डेट। इसको बोल रहे हैं डेट फिक्स कर लो, तो पहले क्या वो करवाना पड़ता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जान लेते हो रिजर्वेशन, हाँ रिजर्वेशन और ये डेट। प्लीज फिक्स द डेट एंड इन्फॉर्म मी। फुल स्टॉप। अब आगे क्या बोलते हैं कि अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, बोलते हैं ना गिव माय रिगार्ड। प्रणाम के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रिगार्ड। गिव माय रिगार्ड, REGARD। नहीं 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 सीधे लिखते चलो, सीधे लिखा, थ्योरी चल रही है ना। गिव ये क्या है, थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक आध लाइन कभी स्लिप भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। गिव माय रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। मेरा मतलब अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ये सब में चलेगा ना, कोई भी लेटर होगा तो। गिव माय रिगार्ड टू योर पेरेंट्स एंड लव टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। देखो हम हमारी क्या है परंपरा, क्या है, जो बड़े होते हैं हम उनको प्रणाम भेजते हैं और जो छोटे हैं उनको प्यार भेजते हैं। एंड लव टू योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर, जो आपके छोटे भाई बहन हैं उनको मेरा प्रेम। फुल स्टॉप, खत्म। तो इस सब में जो बीच की एक लाइन आई है इनवाइट करने वाली, हमको सिर्फ उसको ही बदलना है। तो अभी क्या बदलना उसकी हम बात देख लेते हैं। और ऐसा कोई भी शब्द नहीं आया होगा कि जो आपको पढ़ने में कठिन लग रहा है या नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कौन सा शब्द है बताओ। उस पर रिगार्ड भी ऐसा कोई कठिन शब्द नहीं है, आराम से कर सकते हो उसको। अब नीचे नाम आएगा तो यही सीरीज में योर सिंसियरली, योर फेथफुली ज्यादा अच्छा वो सब पे चल जाता है क्योंकि विश्वसनीय हो जाता है। या योर लविंग फ्रेंड, या डायरेक्ट योर फ्रेंड, जो आप फ्रेंड को लिख रहे हैं तो योर फ्रेंड बोल सकते हो, या योर फेथफुली। दो में इसको एक लिखना ना, और सीधे उसका नाम आ गया। ये नाम भी वही देगा, ये नाम भी आपको मर्जी से नहीं लेना है, वो वहां बताएगा आपको कि लेटर किसको लिखना है, लेटर कौन लिख रहा है, लेटर किस पते पे जा रहा है, ठीक है, और विषय क्या है, किस चीज के लिए लिखना है। तो ये चारों चीजें उस पर ढूंढनी। क्या क्या चार चीज, नंबर एक कौन लिख रहा है, कौन लिख रहा है तो ये नीचे आ गया, किसको लिखना है तो वो ऊपर आ गया, या है ना, यहाँ पर इसको बता गया डियर राहुल लिख दिया, सॉरी राहुल हो जाएंगे तो है ना, राहुल को कैसे लिखा है, यहाँ चेंज करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पर क्या नाम लिख दे, मोहन। मोहन करके सरनेम। तो देखो चार चीजें क्या ध्यान रखनी है, किसने लिखा, किसने लिखा तो वो कहाँ आना चाहिए, नीचे। ये दो में से कोई एक चीज लिखना है, दोनों मत लिखना। किसको लिखा और उसका एड्रेस, तो ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 2, नंबर 1 है ना, ठीक है। कब लिखा तो डेट भी देखो यहाँ पर मिल जाएगी, तो डेट वो बताएगा आपको, एड्रेस बता दिया उन्होंने, डेट बता दिया, आपका लिखने वाला है ना, इसको भेजने वाला है ना, और फिर वो विषय बताएगा किस विषय पे, ठीक। ये हो गया। सर लास्ट में जो डेट लिखी जाती है वो भी कितना होता है, वो साइड में पे कौन, जैसे यहाँ लिख दिए तो नहीं लिख सकते, नीचे लिख सकते हैं। इनफॉर्मल में क्या बोले, कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि आधा गंदा नहीं लगेगा, सिस्टम से लिखोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। अब चलो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ, अब मैं दूसरा लेटर नहीं लिखा रहा आपको, ये आपके पास लिखा रखा है, इस पे आपको एक लाइन बदलने को होना, ठीक है। तो ये वाला विषय अपन हटाते हैं, बर्थडे वाला। अब काय के लिए, मैरिज के लिए। देखो कहां तक आना है आपको, ऊपर वाला सब कुछ ठीक, आई हैव अ गुड न्यूज वो भी ठीक है। अब वी आर सेलिब्रेटिंग तो नहीं बोलेंगे, अब यहाँ से एक लाइन और बदल देंगे। इस पे हमने क्या लिखे थे कि वी आर सेलिब्रेटिंग माय यंगर ब्रदर्स बर्थडे, ये लाइन थी ना। तो आपको क्या बोलना है कि मैरिज किसकी है, मैरिज भी सीधी सी बात है, बड़े भाई बहन की किसी की होगी। आई हैव अ गुड न्यूज है ना, उसका आप क्या लिखोगे, माय। देखो बट जो छोटे होते हैं आपसे, चाहे छोटे भाई हो चाहे छोटे बहन हो, वो कहलाते हैं आपसे यंगर, और जो बड़े होते हैं वो कहलाते हैं एल्डर, है ना। तो शादी बड़े की होगी, तो माय एल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिज ऑन, बस खत्म, बात पूरा पूरा। हाँ बस इतना सही। क्या करना है आपने, ट्रिक का क्या है? बता रहे ना, देखो कोई सा भी आए,
और पहले से याद है तो अच्छी बात है, तो इसीलिए कर रहे हैं ना कि जिसको याद नहीं उसको कवर हो जाए, और कुछ नहीं तो कुछ इसमें से अच्छी चीजें मिल जाएंगी आपको, एक दो लाइनें, तो वो लाइनें भी वहां पर आप लिख सकते, इसकी कुछ एक दो लाइन अच्छी लगेंगी आपको, वहां लिख सकते हो उसको। तो कितनी आसानी से बदल दिया हमने। आई हैव अ गुड न्यूज तक आए, अब सिर्फ क्या बोलना है कि कोई भी शादी कर रहा है, चाहे ब्रदर या सिस्टर, यही आते जनरली, या वो आएंगे ज्यादा से ज्यादा, जो भी नाम देगा उसका, है ना। माय एल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिज, माय एल्डर ब्रदर इज गेटिंग मैरिज ऑन, डेट तो बात ही खत्म, डेट तो उस पे भी है। और जिसके साथ हो जिसका नाम ना आया तो नहीं देखो, आप चलो आप अपनी कल्पना करो, अपने फ्रेंड को आप किसी को लिख रहे हो कि आपकी बहन, तो आप लिखोगे कि ये उसका नाम ही शादी कर रही है, आप बोलोगे मेरी बड़ी बहन शादी कर रही है, आप लिखोगे बोलोगे कि ये शादी कर रही है, तो वो आपकी बहन है, ठीक है। जैसे कि कनक शादी कर रही है तो आप अपनी बहन को नाम से नहीं पुकारते ना, आप अपनी बहन को नाम से ना पुकारते, या फिर एक तरीका ऐसा है, माय एल्डर सिस्टर कनक, माय ठीक हाँ ठीक है ना, माय एल्डर सिस्टर कनक इज गेटिंग मैरिज, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैरिज वाला भी सीन चल गया, ये लाइन लिख लो कहीं पर नोट बना के कि चेंज क्या करना है, कहां से करना है। देखो जिसको तकलीफ है वो लिख लो ये लाइन अलग से कि माय एल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिज, ये कहां से आएगा, आई हैव अ गुड न्यूज के बाद, ठीक है, लिख लोगे यानी लाइन जो मैंने बोला, माय एल्डर सिस्टर इज गेटिंग मैरिज, तो जो पैरा, देखो जो लाइन चेंज कहां से करना है आपको, अभी जो बर्थडे वाला बनाया था कि आई हैव अ गुड न्यूज, उसके बाद से एक ब्रैकेट लगा लेना, कहां तक, वो डेट तक, बस डेट तो वैसे इसमें मिल जाएगी। और कौन सा विषय आ सकता है, एक ही वाला विषय हो गया, ये दूसरा कंप्लीट हो गया इसमें। एंगेजमेंट में भी यही चलेगा, माय एल्डर सिस्टर इज, है ना, गेटिंग एंगेजमेंट, बस एक ही तरीका लिखो ना, तरीका मत बदलो। कांग्रेचुलेशन ये वाला आता है कि एग्जाम में अच्छे परसेंटेज बनाए, है ना, तो बाकी सब तो ठीक है, आई हैव अ गुड न्यूज यहाँ तक भी ठीक है, अब यहाँ से बदलना है, ठीक है। तो किसने बनाया, अब वो कोई भी हो सकता है, बड़ा भाई भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, छोटे लोग भी अच्छे से परसेंटेज बनाते, हाँ भाई बहन कोई भी हो सकते हैं, बस माता पिता नहीं होंगे, पढ़ लिया, ठीक है। अब कोई भी हो सकता है, मतलब से भाई बहन ही होंगे ना, चलिए। फ्रेंड वो लिखेगा, आप उसके लिए क्यों लिखोगे, हाँ तो अपने को तो अपने घर से लिखना ना। चलिए, तो कोई अच्छा स्कोर करते हैं तो फिर क्या करते हैं, उसके लिए लेटर क्या बनेगा, विषय बताओ। नहीं वो सब नहीं, वो सब तो मैं बता रहा हूँ आपको कि भाई किसी भाई बहन ने, आपके भाई ने बहन ने परसेंटेज बहुत अच्छे बनाया, तो लेटर किस चीज के लिए लिखना है, मतलब घर में क्या, घर में सेलिब्रेशन क्या है, तब तो उसको अपन आमंत्रित करेंगे, पार्टी दे रहे हैं, एक फंक्शन है, बधाई फंक्शन, कांग्रेचुलेशन, हाँ बस वही बात। चलिए बहाना अच्छी बात चलिए, तो वहां तक आ जाओ सब लोग, कहाँ तक, इधर पेयर चालू कर, ओके ओके, लिसन, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, ठीक, यहाँ का सवाल है, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू दैट, कि क्या, वी आर सेलिब्रेटिंग माय, जो भी है, यंगर ब्रदर या एल्डर ब्रदर या सिस्टर जो भी है, माय यंगर ब्रदर्स, क्या विषय था, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ना, ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज, इसको ऐसा कर लो, आई हैव अ गुड न्यूज दैट वी आर, लिख लो जिसको लिखना है, एक सिंगल लाइन का चेंज करके लिख लो, कहीं नोट बना के, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेलिब्रेशन, अब रीजन दे देंगे, वी आर ऑर्गेनाइजिंग, बस गुड न्यूज के बाद से यहाँ पर चेंज कर लेना उसको, वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेलिब्रेशन, अब रीजन बता दे रहे हैं इसके आगे, बिकॉज वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेलिब्रेशन, CELEBRATION, बिकॉज माय, जो भी हो, यंगर एल्डर वो आप वहां देख लेना ना, बड़ा हो चुका, माय यंगर सिस्टर
got 90% या 95%, 96% in 10th class, है ना? क्या फिर से नहीं, पहले याद तो करते जो भी है। We are organizing a celebration that my younger sister got 90%. ये got top rank, कई बार परसेंट नहीं बताते, got top rank in class या got 96% in class in school, हाँ। My elder sister या younger sister is topper in school। उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना जो है। हाँ, देखो परसेंटेज नहीं बताना तो सीधे टॉपर लिख दो। My elder sister is topper in 10th class। ठीक है, बस आगे फिर वही। अच्छा, उसके आगे डेट भी डाल सकते हो, जैसे लिखे ना कि we are organizing a celebration on this day because my elder sister got 96% in class, my elder sister is topper in तो हो गया। बाकी फिर से पे जाओ कि आपको जल्दी आना है, मेरे मम्मी पापा को प्रणाम कहना है, खुशी है, खुशी के साथ रहना है। तो देखो कितने विषय हो जाते हैं इस पे। आपके सारे हो गए विषय कंप्लीट इस पे। और क्या सकता है किसी को बुलाने के लिए, फ्रेंड के लिए, इसके अलावा कोई मामला नहीं है। शादी भी हो गई, एंगेजमेंट हो गया, परसेंटेज वाला काम भी हो गया हमारा, या नॉर्मली पत्र भी लिख रहा है तो भी चल जाएगा इसी को करके। ये सब विषय हाँ, समर वेकेशन में देख लेते सिंपल, बहुत सिंपल। ऊपर की 3 लाइन, नीचे की 1 लाइन चेंज कर देंगे। देखो कुछ लोग बोलते हैं कि जैसे एक समर वेकेशन, अब समर वेकेशन में कोई फंक्शन है नहीं है, मनी ऑर्डर वाला अगर पापा को लिख रहा है फॉर्मली होगा और दूसरे कोई मनी देंगे, पापा के अलावा कौन देगा? ठीक है। देखो एक फ्रेंड के साथ आपको समर वेकेशन वो करना है, स्पेंड करना है, तो कहाँ तक आ जाएगा? आई हैव अ गुड न्यूज तक तो आप आ गए, नीचे का भी सेम है ना? आई हैव, देखो लिख लो जिसको समर वेकेशन वाला लिख लो, आई हैव अ प्लान टू स्पेंड समर वेकेशन। फ्रेंड क्यों लिख रहा है? आई हैव अ प्लान टू स्पेंड समर वेकेशन। सो आई इनवाइट यू, बस बाकी आगे तो पूरा वही जुड़ गया, सिर्फ एक लाइन बदलने से आपका पूरा काम है। आई हैव अ प्लान टू स्पेंड समर वेकेशन, सो आई इनवाइट यू, इतना लिख दो तो ज्यादा अच्छा, इसलिए मैं आपको आमंत्रित करता हूं। सो आई इनवाइट यू, फिर आगे फिर वो डेट पकड़ के फिर आमंत्रित करता हूँ। हाँ सर, टू प्लेस एन ऑर्डर समथिंग वाला लेटर कैसे लिखेंगे? कौन सा वाला? टू प्लेस एन ऑर्डर, नहीं प्लेस एन ऑर्डर समथिंग, जैसे अपने को बुक बुलवाना है तो एड्रेस में वो तो फॉर्मल में आएगी, फॉर्मल में आएगी ना। तो बता देना। कल करे थे क्या? नहीं बुक बैंक से बुक इशू करवाने वाला था। बहुत अलग है। और इनफॉर्मल में क्या हो सकता है? इसके अलावा कुछ है नहीं। देखो इतने सारे आपके वो हो गए फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, आएगा तो एक ही ना, या तो फॉर्मल में या इनफॉर्मल में, है ना? हाँ मनी ऑर्डर, चलो सभी लोग मनी ऑर्डर के लिए सभी बोल रहे हैं, मनी ऑर्डर का लिख लो। ठीक, तो मनी ऑर्डर में देखो जनरली क्या होगा, ये तो आपका घर का एड्रेस हो गया, आपको बाहर पड़ रहा है, जरा समझ लो सब लोग। मनी ऑर्डर के लिए ये एड्रेस हो गया पापा का, है ना? तो यहाँ पर डियर पापा, आज इसको जो बोलना है बाबूजी, क्या दिक्कत है? अरे जो बोलता वो लिखना ना। ओके ठीक है। अब लेकिन ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब सब अच्छे हैं, कुछ बना नहीं रहा है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा, ये उससे नहीं बनेगा। ठीक है।
पहली लाइन ठीक रहेगी तो उसके बाद देखिए आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप, देखो जो सेम रहेगा वो वाला देख लो, आई एम क्वाइट वेल हियर एंड आई होप यू ऑल विल बी हैप्पी देयर, ये लाइन सेम हो गई, ठीक है। गुड न्यूज नहीं मांगी जाएगी क्योंकि आप तो पैसे मंगा रहे हो, पैसे मंगाने के लिए गुड न्यूज क्यों, वो तो जेब खाली हो रही है, तो वहाँ गुड न्यूज नहीं आ सकता, तो गुड वाला आई हैव अ गुड न्यूज के पहले से हमको देखो यू ऑल विल बी हैप्पी देयर, यहाँ तक आ गए, उसके आगे चले, ठीक है, कहाँ तक, यू ऑल विल बी हैप्पी देयर, वहाँ का सेम है, उसके आगे से लिख लो कहीं पर भी नोट बना के, माई एग्जाम लिखो, रीजन दे रहे हैं ना, पैसे दुआ रहे तो I am quite happy here and I hope you all will be happy there, ठीक है। फिर उसका क्या लिखते हैं, हाँ तो सीधे my exam is coming soon, पहली लाइन तो ठीक हो गई, everything is fine के बाद वो एवरीथिंग इज फाइन तक चल जाएगा ना, सब ठीक है, मुझे आपका पत्र मिला, सब कुछ अच्छा है, पढ़ के अच्छा लगा, चल जाए, एवरीथिंग इज फाइन तक चल जाएगा ना, 3 लाइन तो मिल गई उसका, है ना, एवरीथिंग इज फाइन के बाद लिखो माय एग्जाम इज कमिंग सून, सो आई हैव टू, आया कल जब हैव टू बार-बार आता लेना है, हैव टू पढ़ता है ना, क्या होता है, आई हैव टू बाय सम बुक्स, एवरीथिंग इज फाइन के बाद आएगा ये, माई एग्जाम इज कमिंग सून, माई एग्जाम इज कमिंग सून, सो आई हैव टू बाय सम बुक्स, है ना, ज्यादा इतना बहुत नहीं और पढ़ा दे, तो बिकॉज आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, बिकॉज आई नीड इट, मुझे इसकी जरूरत है, so please send me 1000 rupees, नहीं 100 लगा, so please send me 1000, बाकी तो नीचे का भी वही है, इस पे भी मम्मी को पापा को लिखे रहे हो तो वहाँ थोड़ा चेंज कर देंगे, प्लीज सेंड मी, वो जितने भी पैसे बोलेगा 500 1000 2000 जितना बोलेगा उतना लिख देना, प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज, बस। तो देखो ऊपर की 3 लाइन एवरीथिंग इज फाइन तक सब लोग कॉमन लेके चलेंगे, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी एंड आई हैव रिसीव्ड योर काइंड लेटर, केम टू नो, एवरीथिंग इज फाइन। अब यहाँ से माय एग्जाम इज कमिंग सून, सो प्लीज सेंड मी 1000 रुपीज बिकॉज आई हैव टू बाय सम बुक्स बिकॉज आई नीड इट। नीचे की 2 लाइन इसमें शॉर्ट लिख दो, भाई बहन को मेरा प्रेम देना, गिव माय रिगार्ड टू मदर ऑल्सो, पापा को नहीं रहे, पेरेंट्स मत लिखना होगा, पापा बस पत्र लिख ही रहे हो, गिव माय रिगार्ड्स टू मदर, इतना होगा, पेरेंट्स कार्ड देना, पापा को लिखना हो गया। तो आप ऐसे थोड़ा सा ट्रिक लगाओगे तो 2-2 लाइन में देखो सारी चीजें चेंज हो जाती है, कहाँ कठिन नहीं है। तो इसको यहीं पर समापन करो, इतने बहुत है, इतने फॉर्मल इनफॉर्मल में से कोई ना कोई एक मिल जाएगा। अगले टॉपिक पे क्या आना है, that was note making, not शांति शांति। क्लॉज बोलो, ये क्लॉज सुनो, ये जो क्लॉज है ना वो सीबीएसई वालों को जाता है, एमपी बोर्ड वालों को लगभग नहीं है। तो एमपी बोर्ड वालों का जो क्लॉज कौन सा है, इफ अनलेस एज सून एज नो सूनर, यही क्लॉज है। फिर भी मैं नाम बता देता हूँ ताकि आप लोग वहाँ पहचान सको कि किसको कौन सा क्लॉज बोलते हैं ना, तुम बता देता हूँ। क्लॉज देखो, कई बार ऐसा क्या होगा कि 2 सेंटेंस आए,
एक ए आया बी आया, क्लॉज एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो अभी तो मैं सिर्फ आपको उसको 5 मिनट समझाने की कोशिश करता हूँ। ए और बी आया, दोनों को कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने को भी वही बताया कैसे कनेक्ट करना है। अगर वो कनेक्ट करने को बोल रहा हु से, विच से, हु, विच, वेयर, ये 3 चीजें ज्यादा है। ये तीनों के तीनों, चाहे हु आए, विच आए या वेयर आए, कभी भी इससे कनेक्ट करने को बोला जाएगा तो उस क्लॉज का नाम आप दे देना रिलेटिव क्लॉज। कौन सा क्लॉज? रिलेटिव क्लॉज होते हैं, नाउन क्लॉज होते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, उस पे अभी नहीं जा सकते, वो बहुत गहराई है। तो अब इन तीनों में पहले फर्क बताओ, हु, विच और वेयर में क्या फर्क है? देखो, 2 सेंटेंस बताया उसने बोला कि हु से कनेक्ट करो, आपको पता नहीं किसको क्लॉज बोलते हैं, वो क्लॉज है। वो बोले, वो बता भी देगा कि चेंज इनटू रिलेटिव क्लॉज और हु दे देगा। हु होता है पर्सन। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, इट मींस वी विल हैव टू कनेक्ट विद हु। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ थिंग्स, यदि हम किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट थिंग्स तो विच। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेस तो वेयर। कुछ समझ में आया क्या? अब इसके एग्जांपल नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा, तो मैं एक आधा एग्जांपल बोलता हूँ, है ना। क्या हुआ? सर साइन ऑफ करवा दीजिए। नहीं, सर उसकी तबीयत नहीं है। वो नहीं बोल रही आप, यू आर हर सेक्रेटरी। व्हाई आर यू आस्किंग? अगर आप उसकी सेक्रेटरी नहीं हो तो आप तो पूछ रहे हो, लेकिन आपको रखी है जॉब पे। देखो, कल तो छुट्टी रहेगी, मंडे को मैं बता दूंगा आपको वॉइस, जो डायरेक्ट वॉइस आते हैं ना, कुछ लेट वाले आते हैं, कुछ क्वेश्चन वाले आते हैं, वो आते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टेंस का नॉलेज भी होना। तो जिसको टेंस आता है वो एक बार पढ़ के आ जाना, नहीं आएगा तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि एक्टिव पैसिव और टेंस, एक तो टेंस बदलने को आता है और एक आध एक्टिव पैसिव भी आता है, तो वो उस दिन मंडे को उसकी बात करेंगे। मैं नहीं हूँ, तुम लोग लगाओ, आई एम नॉट हियर, मैं बाहर हूँ। चलो लिखिए एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल, द बॉय इज माय कजिन। पहला एग्जाम्पल, ये इसी से बता रहा हूँ, बहुत आसानी से समझ में जाएगा। आप खुद ही पहचान लोगे ना, अभी आप मत समझो, आप एग्जाम्पल को खुद पहचान लो। ए और बी करके लिखेंगे। फर्स्ट ए में क्या आ गया? द बॉय इज माय कजिन। एक ए बनेगा और एक बी बनेगा। जिसको बीच में बोलना है तो फिर मैं बाहर कर दूंगा उसको। ये मैं काम की बात बता रहा हूँ, आपने पूछो तो। अगर मुझे लगेगा फिर मैं बाहर कर दूंगा, अगर बीच में किसी बोला। देखो, इसको ध्यान से समझ लो, एक ध्यान समझ लो कि सारे समझ में जाएंगे। द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? एक लड़के की, यानी कि पर्सन की बात कर रहा हूँ। तो आपकी बुद्धि चलना चाहिए कि यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, तो हमको कैसे कनेक्ट करना है इसको? हु से।
अगर मैं यहाँ एक मोबाइल की बात करता हूँ तो आप कैसे कनेक्ट कर देते उसको विच से। मैं मान लो यहाँ पचमढ़ी छिंदवाड़ा इंदौर की बात करता हूँ तो आप कैसे कनेक्ट कर देते वेयर से। वेयर जहाँ बस इतना ही बात है इसमें, है ना। इस पे फिर जो नाउन क्लॉज और एडवर्ब होता है वो अभी उस पर नहीं जाना है, सिर्फ आप लोग को इस पे ध्यान रखना है ना, वो सीबीएसई वालों को थोड़ा जाता है। अब इसको कनेक्ट करो, द बॉय इज माई कजिन, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। दोनों का मतलब क्या है, वो जो लड़का है वो मेरा कजिन है और लड़के ने रेड शर्ट पहना है। अब दोनों को जोड़ो, जिस लड़के ने रेड शर्ट पहना है वह है मेरा कजिन है। मैं यहीं से चालू कर रहा हूँ, द बॉय इज माई कजिन, यहां तक आ गए। हु इज, देखो द बॉय इज a red shirt। अब इसको कौन सा क्लॉज, देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हु आए, विच आए या वेयर आए, कौन सा क्लॉज मानना है इसको, रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज। एक ही होता है, अलग अलग नहीं होते, इसको बोलते हैं रिलेटिव और एडजेक्टिव। ठीक है, कहाँ कठिन नहीं है। अब वस्तु आएगी तो वस्तु को वैसा कर लेंगे उसमें। ये कोई पूछेगा कि आपने हु से कनेक्ट क्यों करे, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन, पर्सन की बात करेंगे तो पर्सन से कनेक्ट हो गया, हु से कनेक्ट हो गया। एक और लिखो सेकंड वाला, यू गेव मी द बुक, ए में आ जाएगा, ये आप लोग को बना के दिखाना है। यू गेव, GAV, यू गेव मी द बुक, ये ए हो गया। बी वाला लिखिए, यू गेव मी द बुक, बी वाला, द बुक इज लॉस्ट। इसको मैं हिंदी में समझा दे रहा हूँ, बनाना आप लोग। द बुक इज लॉस्ट, ये भी रिलेटिव क्लॉज है, हु से बन रहा है, विच से बन रहा है या वेयर से बन रहा है वो आप लोग जानो। देखो, यू गेव मी द बुक, आपने मुझे एक पुस्तक दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गिव, पुरानी बात दिया। द बुक इज लॉस्ट, पुस्तक गुम गई। यू गेव मी अ बुक या द बुक, क्या है वो, द बुक, यू गेव मी द बुक, एक हो गया यू गेव मी द बुक, और सेकंड है द बुक इज लॉस्ट। तो ये काय से बनेगा पहले तो बताओ, क्यों बनेगा विच से, क्योंकि वस्तु के, यू गेव मी द बुक। अब ये मत सोचना कि यू आगे पर्सन है, तो नीचे भी तो बुक की बात चल रही है। दोनों सेंटेंस में देखो कॉमन क्या है, दोनों सेंटेंस में बुक की बात चल रही है। तो दोनों सेंटेंस में बुक की बात चल रही मींस थिंग्स, जब थिंग्स की बात चल रही तो कनेक्ट क्या हो जाएगा अपना सीधे विच। बताओ कौन बनाना चाह रहा, हाँ बोलो। हो गया, यू गेव मी द बुक विच इज लॉस्ट। या आपको जरूरी नहीं है दोनों में, जैसे ये वाला आया था देखो, द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट, हु इज माय कजिन, उल्टा भी चालू कर सकते हो। जैसे इसको भी देखो दोनों प्रकार से बता रहा हूँ, यू गेव मी द बुक इज लॉस्ट या द बुक इज लॉस्ट विच यू गेव मी, या यू गेव मी द बुक विच इज लॉस्ट। दोनों तरफ से बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बस सोचो कि बुक में ऐसा लिखा तो हम ऐसा बना देंगे तो क्या हो जाएगा। इसको देखो कैसे बनाया था हमने, देखो मैं इसको यहाँ से बना सकता हूँ, सुमेर द बॉय इज वियरिंग अ रेड शर्ट, लड़का रेड, हु इज माय कजिन, क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे सेम इस पे भी है, मैं नीचे वाले से चालू कर लूँ, द बुक इज लॉस्ट विच यू गेव मी, या यू गेव मी अ बुक विच इज लॉस्ट, क्या प्रॉब्लम है। तो ये भी कौन सा क्लॉज कहलाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज। अब आप लोग पूछ रहे हैं, मैं नहीं चाह रहा था बताना, क्योंकि अब ये आगे वाली बात है, लेकिन अब ठीक है। एक आती है आपको रिपोर्ट राइटिंग, ये आर्टिकल जिसके नाम से आता है वो, उस पे वो ये बोलता है आपको 100 वर्ड्स, 120, 125 इससे, मतलब पहले क्या होता था ऐसे आती थी रिपोर्ट भी आती थी, अब ऐसे तो नहीं आ रही है।
अब उसके लिए प्रॉब्लम ये है कि आप फिर से रिपोर्ट याद करके या कुछ करके नहीं जा सकते। रीजन क्यों नहीं जा सकते, कारण बताओ। सब्जेक्ट चेंज हुआ। नहीं चलो, आपने पॉल्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश से किसी को भी जो याद करके गए वही आ गया, तब भी आपको शायद नंबर ना मिले। कारण सेंटेंस स्पेलिंग जो रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल जो आ रहे हैं आजकल, वो आपको हेडलाइन 5 पॉइंट वो खुद ही दे रहा है, ये विषय है, इस विषय पे लिखो। आपने तो याद करके गए, लेकिन आपने अपने विषय पे याद करके गए, उसने कुछ और दे दिया। क्या होता है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, तो इस पे वो लोग जल्दी कर पाएंगे जिसको मन से थोड़ा लिखना आता है, इसलिए बता रहा हूँ। कैन, कुड, शुड, हैज टू, हैव टू, ध्यान दो। अच्छा, रहा है और रहा था क्या होता है, ये थोड़ा सीखना पड़ेगा बनाने के लिए। कोई भी चीज में आखिरी में आता ना रहा है, जैसे हम रोज इंग्लिश की क्लास लगा रहे हैं, है ना, एग्जाम में हर साल फॉर्मल लेटर पूछे जा रहे हैं, तो आया ना रहा है। ये रहा है और रहा था क्या होता है, थोड़ा सा देख लो। रहा है, रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, रही है, और एक होता है रहा था, रहे थे, रही थी। ठीक है, तो ये हो जाता है एस, एम, आर, और जो भी वर्ब आएगी उस पे आई। ये हो जाता वॉज, वर, और जो भी वर्ब आएगी उस पे आई। तो एक तो ये याद रखो। फिर ये भी गलती करते बच्चे कि जहाँ वॉज लगाना वहां पर लगा दिए, तो भी दिक्कत है। जहाँ इस लगाना वहां आर लगा दिए। तो वॉज वर्ब में देखो, जो एक है वो वॉज, जो एक से अधिक है तो वर्ब। इसको भी समझ में नहीं आती तो फिर मैं लिख ही देता हूँ, आई, ही, शी, दे, यू, वी, दे। ये यू भी दे अधिक होता तो ये यू भी दे यहाँ हो जाएगा, यू, वी, दे। एम आता केवल आई के साथ, ये आता ही, शी। ये उस दिन जब मैं टेंस और वॉइस बताऊंगा तो थोड़ा सा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। ये अभी इसलिए की रिपोर्ट वगैरह बनाओगे तो दिक्कत होती है। अब हो क्या रहा है कि वो जो आपका एग्जांपल आया रोड एक्सीडेंट, टॉपिक दे दिया उसने। अब बोलेगा ये 4 नंबर 5 नंबर का टॉपिक आपको तैयार करना है, लेकिन वो 5 पॉइंट लिख के देगा आपको। वो हॉस्पिटल का नाम बता दिया आपको, तो वो हॉस्पिटल का नाम आपको अपनी रिपोर्ट में बीच में दिखाना है ना। फिर आपको बताना है कि फिर वो बता देगा कि बस और एक कार इसके बीच में एक्सीडेंट हुआ, तो बस और कार का जिक्र करना है। फिर वो बता देगा पुलिस इतने बजे आई, तो उस चीज का भी जिक्र करना। कहने का मतलब ये है कि वो जो आपको टॉपिक्स देगा ना, वो आपकी रिपोर्ट में दिखनी चाहिए। आपने तो कुछ दूसरा याद करके दिए थे, याद करके गए थे, आया भी वही और लिख दिया आपने, लेकिन उसके पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं। फिर परेशानी, ये परेशानी है रिपोर्ट के साथ। आर्टिकल में तो 5 पॉइंट आपको देगा, करना कुछ नहीं है, थ्योरी आपको बनानी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको, उसने हॉस्पिटल का नाम दिया तो आपको बोलना पड़ेगा, देन दे वर एडमिटेड इन दिस हॉस्पिटल। हो गया, एक पॉइंट यूज हो गया, खत्म। फिर अपन आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा लिखा है, फिर दूसरे पॉइंट को यूज करें। तो पॉइंट्स का यूज आपको करना पड़ेगा, तब उसके नंबर मिलते हैं। ये हो गया था ना, चलिए बात पता है ना। देखो ये आया, मान लीजिए आपका रोड एक्सीडेंट नियर जवाहर चौक। देखो ये इस तरह से देगा, वो एक नाम दे दिया उसने, बोला कि नियर जवाहर चौक,
यानी कि एक जगह का नाम। तो आपको उसमें यूज करना पड़ेगा कि एक एक्सीडेंट रोड पे भोपाल पे हुआ और वो जिस जगह पे हुआ वो जवाहर चौक के पास थी, या जैसे भी आपने बोला। एक एग्जांपल एमएलसी हॉस्पिटल। अब ये क्यों आया? फिर जितने भी लोग घायल थे जो थे उनको सबको एमएलसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। ये लिखना नहीं है, मैं एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको। फिर पुलिस स्टेशन भोपाल, फिर इस बात की सूचना लोगों ने भोपाल के पुलिस स्टेशन में दी, फिर पुलिस आई। फिर और जब ये घटना हुई तो उसके बाद पता चला कि वहां पर से 5 लोग मारे गए, 5 पीपल ने, है ना। और जो लोग बचे हुए थे उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उसे भेजा गया। तो ये कहने का मतलब ये सारी चीजें यूज नहीं होंगी। आपने रिपोर्ट बना के आ गया और उसके पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो नंबर नहीं मिलता। तो कोई भी आए, वो इंग्लिश का सकता है, पॉल्यूशन का सकता है, स्टडी का सकता है, गेम्स का सकता है। तो जो पॉइंट्स वो देगा वो पॉइंट्स आपको यूज करने पड़ेंगे। वो कौन यूज कर पाएगा? जिसको थोड़े से अच्छे से टेंस आते हैं, उसको ता है कैसे लिखना है, रहा है कैसे लिखना, चाहिए कैसे लिखना, शुड के साथ सकता कैसे लिखना, तब तो आप बनाओगे। अब जैसे नियर आपको नहीं आता, जैसे जा रही थी, अब भी करें ना बहुत बार ने, द बस वाज गोइंग टू इंदौर नियर जवाहर चौक, है ना, इट वाज एक्सीडेंट। अब लेकिन कुछ पता तो हो लिखने का, सिर्फ इतना सिंगल शब्द लिखने से काम नहीं चलेगा। तो ये ऐसी चीजें रहती है। तो वो जो आपको मैं बार बार बेसिक पे बोल रहा हूँ, थोड़ा सीखो। कैन, कुड, शुड, हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू। नॉर्मल फर्स्ट फॉर्म कब लिखना ता है, कोई पुरानी बात होगी तो सेकंड फॉर्म, है ना। तो जब तक ये पता नहीं होगा फिर ये बनाने में दिक्कत तो आती है। उसके लिए मैं भी आपको कोई ट्रिक नहीं बता सकता, तुम जब तक ये सीखोगे नहीं, थोड़ा समय लगता है इसके, इसलिए मैंने उस दिन लिखवाया था। तो अभी आपको क्या करना है कि आपके पास कल का संडे है, तो सब लोग जो इस पे किस नाम से, आर्टिकल या रिपोर्ट के नाम से होगा मेरे ख्याल से, जो भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे उसके पॉइंट्स देख के आएंगे। लॉन्ग ये देखो, हाँ इस पे दिया है, ये देखो जैसे आपके इस पे दिया है, पहले दिया है कि द वैल्यू ऑफ गेम्स। अब वैल्यू ऑफ गेम्स के बारे में बता रहे हैं कि अच्छा होता है, हेल्दी हम रहते हैं, खेलना चाहिए, हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सब कुछ। लेकिन पॉइंट्स दे दिया उसने, पहला पॉइंट्स क्या दे दिया, नेसेसरी फॉर लाइफ। ये पहला पॉइंट क्या बन गया, गेम्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो लिखना ही पड़ेगा, बाकी और थ्योरी कुछ मन से डालते जाओ बीच में। ये पहला पॉइंट दिया उसने, नेसेसरी फॉर लाइफ। तो जिसको थोड़ा सा मन से लिखते आएगा वो आएगा। इसलिए बोलते सब लोग इंग्लिश सीखो, कि जिसको थोड़ा सा लिखना आ गया तो वो फिर कुछ भी लिख सकता है, ऐसे लेटर ये, लेकिन लिखना ही नहीं आता है, इसलिए यहाँ परेशानी होती है। इसलिए सर क्या बोल रहे हैं, जैसे एग्जाम खत्म होंगे सबसे पहले इंग्लिश ज्वाइन कर लेना, उसमें लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सारी चीजें आ जाएंगी उस पर। फिर दूसरा क्या दिया, रिमूव मोनोटोनी। मोनोटोनी मतलब कि जो अपनी अपनी चलाते हैं गेम्स में भी, है ना, वैसा नहीं होना। पता चला यहाँ पर पॉइंट पढ़ने वाली समझ नहीं आया, हम लोग मोनोटोनी कहाँ से आ गया, तो फिर दिक्कत वाला काम है। ठीक है, मेक अवर बॉडी हेल्दी, अपना शरीर स्वस्थ बनाए। कोई विशेष पॉइंट नहीं रहते, जनरल पॉइंट्स रहते हैं, लेकिन उन पॉइंट्स का हमको जिक्र करना पड़ेगा। अब मैं तो यहाँ बोल के ढेर सारा बता दूंगा, लेकिन लिखना तुमको है, इसलिए मैं बोल के भी नहीं बता रहा हूँ, तो लिखना तो तुमको है। लर्निंग गुड हैबिट्स, ये पॉइंट्स हैं। जो स्पोर्ट्समैन रहता है ना उसकी आदतें हमेशा अच्छी रहती है, स्पोर्ट्स स्पिरिट आती है ना, उसपे खेलने की भावना आती है। डेवलपिंग इक्वालिटी मतलब समानता, हारे चाहे जीते लेकिन सब कॉमन रहना चाहिए। तो इस तरह के पॉइंट्स आएंगे। तो इसके लिए देखो मैं बता दे रहा हूँ, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पढ़ लो, दूसरा गेम्स जरूर पढ़ लो, तीसरा एक और जरूर पढ़ लेना, वो विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, है ना। 3-4 ऐसे पढ़ लो, फिर मान लो कोई 5वां आ गया जो 3-4 पढ़ के गए, तो जब आप 2-3-4 पढ़ के गए हो, 5वां जाएगा तो उसके कुछ पॉइंट तो कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे, शब्द भर चेंज होंगे, वो भी मिल जाते हैं। वैसे मैं हमेशा बताता हूँ क्वेश्चन आंसर जिनको पढ़ाता हूँ कि भाई मैंने एक चैप्टर पढ़ाया और उसमें 5-6 शॉर्ट आंसर अपने याद कर लिए, लेकिन वो नहीं आया, एक लॉन्ग आंसर आ गया। अरे जब आपको 5-6 शॉर्ट आंसर याद है और वही चैप्टर का एक लॉन्ग आया, तो उन्हीं को मिलाकर के एक लॉन्ग नहीं बनेगा क्या, रिलेटेड तो उसी से है। लेकिन क्या करते हैं, हमने वो याद नहीं करे तो नहीं लिख के आ रहे हैं, बुक में ऐसा नहीं लिखा था, हम ऐसा नहीं करना है। जिस चैप्टर के भी आपको 3 से 4 शॉर्ट आंसर याद हैं, अब अगर वो लॉन्ग में आ रहा है, मालूम कभी तो तारीफ भी करना कि ऐसा हो रहा है, कभी ये सोचता है कभी वो सोचता है, आपको शॉर्ट आंसर याद है, वो सबको मिला के एक लॉन्ग क्यों नहीं बना रहे आप लोग, समझ गए कि नहीं। तो जब भी क्वेश्चन आंसर छोड़ना नहीं कोई,
कि अगर आपने कुछ तो याद किया ना, एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, आपको 5-6 याद है, कोई दूसरा आया लेकिन आपको काफी कहानी पता चल जाती है इसको करते करते, तो वो सारी चीजें उधर कन्वर्ट करो आप, 3 शॉर्ट आंसर मिला के एक लॉन्ग आंसर बन जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिक भी यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो आज मुझे भी जल्दी आना है। मंडे को देखो, मंडे को मैं पढ़ा रहा हूँ स्पोकन के हिसाब से, लेकिन आपको नंबर चाहिए, तो टेंस और वॉइस मैं एक ही दिन में कवर कर दूंगा। और जो थोड़ी बहुत, अगर 10 मिनट आपने बोर्ड में देख लोगे तो हमेशा के लिए टेंस सीख जाओगे, और 10 मिनट बोर्ड में, मतलब 10-10 मिनट में दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, क्या टेंस भी और वॉइस भी। क्योंकि टेंस तो इतने साल से पढ़ रहे, आज तक कोई नहीं सीखा, बहुत कम बच्चे सीखे ना वॉइस सीखे, तो उसको वैसे पढ़ने नहीं चाहिए जैसे पढ़ते हैं, उसको थोड़ा सा रुचि। देखो अभी आपने जिसको जो बना वो इसलिए बना क्योंकि आपने उसको रुचि लेकर के सुने, इंटरेस्ट लेके, जिस चीज में हमको इंटरेस्ट है वो बन जाएगी। अगर आप सीखना चाह रहे हो ना, आपने इंटरेस्ट ले लिया तो सब बन जाएगा, कटने से कटेंगे। और आप इसको इंटरेस्ट है ही नहीं है कि क्या बता रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, तो फिर वो कभी नहीं बनेगा। तो टेंस में सबने ये मानसिकता बना रखे कि ये तो बनेगा ही नहीं, इतने साल से केजी 1 से 12वीं होगी, अब तक नहीं सीखे, अब क्या सीखेंगे, यही है। और आधे लोग को नींद आती है, नहीं, वो इतना बहुत इंटरेस्टिंग विषय, बहुत मजेदार विषय, तो उसको काफी इंटरेस्टिंग बनाएंगे अपन, टेंस प्लस वॉइस। और ये ऐसे विषय कि आपका कॉलेज भी खत्म हो जाएगा तो हर साल टेंस और वॉइस आएंगे, वो छूटेगा नहीं, ना अभी छूटा पीछे ना बाद में छूटेगा। तो वो हम मंडे को करते हैं, और फिर उसके बाद एक आध दिन बचेगा तो कुछ क्वेश्चन आंसर अगर हो जाए 10th में देखिए। हाँ, लास्ट डे से कैसे चलेगा क्वेश्चन आंसर तो आपको करना पड़ेगा, कुछ 10th के अलग है, 12th के अलग है, कैसे करेंगे ना। तो लास्ट डे फिर आंसर कैसे चला जाएंगे, 2 दिन तो बच रहे हैं। देखो आज क्या होगी, 25, 26 विल बी हॉलीडे, तो 27 और 28 का चलाना 2 दिन है, तो अपन एक दिन वो कर ले रहे हैं और एक दिन सिर्फ आंसर पैसेज देख लेंगे। उसमें आपको वो सीखना था ना, क्या नाउन फॉर्म कैसे बनाना है, वर्ब कैसे बनाना है, एडजेक्टिव कैसे बनाना है, तो वो उसमें निकल गया। लगेगी ना, तो 2 काम कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे, नहीं तो फिर लंबा खींच लेंगे 27 को, 2 बजे तक तो दोनों क्लास खत्म कर देंगे, या फिर लग रही होगी तो सेकंड, लेकिन छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट कर देंगे अपने तरफ से, कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए दरवाजा खुलवा लो।